हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता का प्रथम पेपर अपन लिया था निशुल्क, है ना, उसका राजनीति विज्ञान का सबसे अहम टॉपिक जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। आज हम उसके बारे में और सारगर्भित पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। है सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, शीर्ष न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका, ये ध्यान रखना, भारत में एकीकृत न्यायपालिका जिसकी अवधारणा 1935 के अधिनियम से ली गई है। इसका उल्लेख भाग 5 व अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन है। ये एक अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय मतलब यहाँ के बाद में कहीं भी अपील की नहीं जा सकती। जिस प्रकार हाईकोर्ट में अगर मान लो किसी का डिसीजन आता है, निर्णय आता है, तो आप जाकर, अगर आपको निर्णय है ना आपके अनुसार नहीं है, तो आप जाकर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय से अगर कोई निर्णय आ गया तो आपको मान्य ही है वो। ये मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षक और अभिभावक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है, ये ध्यान रखना। इसकी पृष्ठभूमि, वैसे तो अपन ने ये इसकी अवधारणा अपन देख ली, 1935 के अधिनियम से ली गई थी। 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये ध्यान रखना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर होती है? 1774 में कलकत्ता में होती है, जो कि 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत हुई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था इम्पे, है ना, एलिजा इम्पे। 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये तो ध्यान रखना आपको, 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी ये संघीय न्यायालय की स्थापना, जो कि दिल्ली में हुई थी 1937 को। इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन की प्री काउंसिल में अपील की जा सकती थी। जब ये 1935 के अधिनियम के तहत आए थे ना संघीय न्यायालय, तो इसके निर्णय के विरुद्ध भी ब्रिटेन के प्री काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 124 एक, जो अपन पढ़ा था ना, अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। तो अनुच्छेद 124 एक के तहत इसके गठन एवं संरचना का उल्लेख है। 2 में नियुक्ति, तो अपन याद रखना, 1 में गठन हो गया, 2 में नियु याद रखना। और 124 3 में योग्यता, तो योग्यता में 3 नाम है। और 124 4 में हटाने का, तो अपना नाम याद रख लेना, हटाने का आराम समझ में आ जाए, हटाने का कारण है। 124 5 में हटाने की प्रक्रिया, पैसे प्रक्रिया, पैसे 5। अनुच्छेद 24 6 में शपथ, शपथ 6, है ना। और अनुच्छेद 124 7 में सेवा शर्तों का, तो ये ध्यान रख लेना का सेवा शर्तें कितनी है? 7 प्रकार की सेवा शर्तें हैं। आगे है 124 1, अभी अपने पढ़ा, इसका गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं संरचना। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया, ये डेट आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, गठन तो 26 जनवरी हो गया था और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय 1+7 यानी 1 तो अध्यक्ष हो गया और 7 अन्य सदस्य थे। तो 1+7 यानी 8 टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 8 हो गए मुख्य न्यायाधीश। 26 जनवरी 1950 को एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 8 थे। 1956 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 10 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 11 थे। यानी 1956 में थोड़ा अन्य न्यायाधीश बदलाव किया गया था, 8 7 की जगह बाद में 8 कर दिए गए थे। अनुच्छेद 1960 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 13 अन्य न्यायाधीश, तो इसमें कुल 14 हो गए। तो अपन को तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर 2019 में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 34 न्यायाधीश थे। अपन को तो ये ध्यान, वर्तमान में कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ध्यात्व बिंदु मतलब याद रखने के लिए, संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि करती है। तो यह ध्यान रखना, संसद है ना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वृद्धि कर देती है। जिस प्रकार ये आगे अपने ये पढ़ा, ये कर का है। तो वर्तमान में कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, इस प्रकार कुल कितना हो गए? 34। एग्जाम की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जे कानिया, क्योंकि आपको पता है मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? जो हीरा होता है सब, है ना, तो उसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कौन हो गया? हीरालाल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले वाईवी चंद्रचूड़, सबसे कार्यकाल, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा था? वाईवी चंद्रचूड़ का। तो यह ध्यान रखना, याद करने के लिए, चूड़ियाँ होती है ना, उनका कार्यकाल क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इनका कार्यकाल था 7 वर्ष और
4 में न्यूनतम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का। तो न्यूनतम कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो कमल का कितना होता है? कमल थोड़े दिनों में मुरझा जाता है ना। तो सबसे कम किसका होता है? कमल नारायण का। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दलित थे जिनका नाम था के.जी. बालकृष्ण, है ना। तो प्रथम न्यायाधीश हो गया जिनका नाम था के.जी. बालकृष्ण। आगे है दलित का स्वतंत्र भारत में जन्मे मुख्य न्यायाधीश के.एस.एच. कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था, है ना। यानी कहने का अर्थ है 1947 के बाद में के.एस.एच. कपाड़िया का। भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर। ये ध्यान रखना, ये 44वें थे। अगर आपसे पूछ लेते हैं, भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश खेहर साहब थे। उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, एक तो हीरालाल जी कानिया जो कि सबसे प्रथम न्यायाधीश थे, और सब CRC मुखर्जी। उच्चतम न्यायालय में अब तक 11 महिलाएं क्या न्यायाधीश बन चुकी है। उनमें से ये ध्यान, उच्चतम न्यायालय में आज तक कितनी महिला न्यायाधीश बन चुकी है? 11। इनकी संख्या अपन को याद रखनी है। तो एक तो ये वाला याद रखना है, 2 न्यायाधीश जिनका पद पर रहते निधन हुआ था, एक तो हीरालाल जी कानिया और सब्याची मुखर्जी। और ये भारत के प्रथम सिख कौन हो गए? जगदीश सिंह खेहर। और स्वतंत्र भारत में एस.सी. कपाड़िया, ये ध्यान रखना विशेष तौर से। और दलित हो गए के.जी. बालकृष्ण। और कार्यकाल वाले चंद्रचूड़ में चूड़ियों वाले बता दिया। और 11 मुख्य न्यायाधीश महिला थी, फातिमा बेबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्र, रंजना प्रकाश, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और वी नागरत्ना। इंदु मल्होत्रा बार में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला न्यायाधीश है। बार से, यानी वकीलों के बार होता है ना, बार एसोसिएशन होता है ना, तो उससे सीधा एकमात्र न्यायाधीश बनने वाली महिला का नाम था इंदु मल्होत्रा। आगे है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश है जिनका नाम है वर्तमान में ना बी.एल. त्रिवेदी और बी.वी. नागरत्ना। तो याद रखना, वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाएगा बी.एम. त्रिवेदी और नागरत्ना। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बेबी कौन थी? केरल से थी। प्रथम अगर महिला न्यायाधीश की बात करें तो फातिमा बेबी वो कौन थी? केरल से थी। ये उच्चतम न्यायालय में तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। 1947 से 2001 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बार वकील से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति एम सिकरी थे, है ना। अब तक एक भी महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद तक नहीं पहुंची है। एक महिला उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तक के पद पर, ये तो अन्य न्यायाधीश थे जितने अपने अभी पढ़े थे ना, महिला 11 महिलाएं, ये अन्य न्यायाधीश में थी। मुख्य न्यायाधीश तक आज भी एक भी महिला नहीं पहुंची है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल से थी। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में थी। तो ये गया उनका गठन। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अपने याद करने के लिए क्या बताया था? नियु ना बताया, नियु मतलब नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम यानी 1 अध्यक्ष और 4 अन्य न्यायाधीश यानी टोटल होगी 5 न्यायाधीशों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कोलेजियम पद्धति के आधार पर होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अब तक 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। एक तो 1973 के केस में अजित नाथ रे को बनाया और 1977 में HM वे को बनाया गया। 1964 में जाफर इमाम को पैरालिसिस होने के कारण PB गजेंद्र गडकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राष्ट्रपति कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। आपको पता है इनको मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए कोलेजियम पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तो राष्ट्रपति एक बार, है ना, इसकी सिफारिश को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कोलेजियम पुनः सिफारिश राष्ट्रपति को करते तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो जाता है। एक बार तो लौटा सकता है, लेकिन अगर वापस वही विचार या वही, है ना, सदस्यों के नाम वापस पुनः आ जाते हैं तो उस वक्त राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सर तेज बहादुर संप्रभु समिति 1945 को प्रकाशित अनुशासन को ध्यान रखते समाविष्ट किया गया है। तो किसकी समिति के आधार पर? तेज बहादुर संप्रभु समिति के आधार पर। कोलेजियम प्रणाली का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ सदस्यों का समूह है। कोलेजियम प्रणाली का अस्तित्व 1+2 3 1993 में द्वितीय न्यायाधीश जज केस में आया और वर्तमान स्वरूप आपको ध्यान रखना 1+4। कोलेजियम के कार्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है, यानी उच्चतम में करती है और
उच्च न्यायालय में भी करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी करती है और हाई कोर्ट में भी करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को का स्थानांतरण हेतु सिफारिश करे, उनका अगर ट्रांसफर करना है तो यही कॉलेजियम है ना, समिति होती है ना, यही करती है। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा कॉलेजियम को समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC बनाया गया, जिसमें विधि कानून मंत्री सहित 6 सदस्य थे। 5 तो हो गए, एक और सदस्य को जोड़ा गया जिसका नाम था विधि कानून मंत्री। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में गठित पीठ ने 99वें संविधान संशोधन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि हमारे आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है 2015 में। तो ये ध्यान रखना, पहला मामला कब 1982 में होता है, दूसरा मामला 1993 में, और तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में, और चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015 में। 15वें संविधान संशोधन 1963 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का आयु वर्तमान कितनी है, 65 ईयर। ये ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की एज कितनी है, 65 ईयर है। अगर इसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और 124(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता याद रखना है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है ये। तो एक तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश रहना चाहिए या न्यायाधीश रहना चाहिए, अथवा 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए, अगर इनमें से बार एसोसिएशन से, ठीक है। वह राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेता हो। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए आयु संबंधी योग्यता उल्लेख नहीं है। इस चीज़ को अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश बनता है उसकी आयु का उल्लेख संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। उच्चतम न्यायालय में अधिकांश न्यायाधीश बेंच से आते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेता होना चाहिए। इस शक्ति का अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, लेकिन इस शक्ति का राष्ट्रपति ने एक बार भी अपना प्रयोग नहीं किया। तो अपन को याद रखना, इनकी योग्यता में भारत का नागरिक तो सबसे प्रथम हो गई। उच्च न्यायालय में या तो वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष का उसका वकालत का अनुभव हो बाहर से, या राष्ट्रपति की नज़र पारंगत विधि वेता हो। ये होती है उनकी योग्यताएं। एज का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना। 104 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कारण, तो अपन को हटाने का नाम याद रख लेना। तो एक तो है असमर्थता, या अगर वो खुद ही असमर्थ हो जाए, या कदाचार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। ये ध्यान रखना, कौन हटाता है, राष्ट्रपति उनको पद से हटाता है। हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाना है या न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में वे प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर वो 2/3 से विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो न्यायाधीश हट जाता है। लेकिन लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों के तथा राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। ये ध्यान रखना, अगर लोकसभा में लाया जाए तो 100 सदस्यों के सिग्नेचर, और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर कंपलसरी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति निर्भर है कि वे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर मान लो सदस्य प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति है ना, वो इसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करनी होती है, जिनमें मुख्य होते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रसिद्ध विधि वेता। अगर मान लो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यों की एक कमेटी निर्धारित की जाती है, जिनमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है और प्रसिद्ध विधि वेता। जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा में चर्चा व मतदान कराया जाता है। लोकसभा में 2/3 विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में 2/3 विशेष बहुमत पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति मंजूरी के बाद इन्हें पद से हटाया दिया जाता है। ये महाभियोग प्रस्ताव उसी सत्र में पारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया, क्योंकि जटिल प्रक्रिया, ये प्रक्रिया पूर्ण होने में पहले भी त्याग पत्र दे देते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया आज तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किसी को हटाया नहीं गया, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लगता है। उससे पहले वो क्या करते थे, अपना त्यागपत्र दे देते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग होता है, नहीं कि महाभियोग का, ये ध्यान रखना। न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिमूवल। अब तक उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीशों
दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। अब ये ध्यान रखना, एकमात्र न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, यानी उसके दीपक की रोशनी बुझाना चाह रहे थे, लेकिन वो बुझ नहीं, यानी वो पारित नहीं हुआ। 2018 में आया था। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरण के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई, पर सुनवाई के कुछ दिनों पूर्व ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये एक ध्यान रखना है, एक दीपक मिश्रा के विरुद्ध। PV रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके पश्चात सौमित्री सेन, PD दिनाकरण पर्दीवाला के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। ये सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे, यानी उच्चतम न्यायालय के नहीं थे, ओनली उच्च न्यायालय के थे। आगे है 124, 5 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया। पैसे अपने बता दें, पैसे प्रक्रिया, पैसे 5। अनुच्छेद 124 6 में तो अपने पढ़ा था 6 शपथ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये अपने पहले पढ़ा था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में निम्न है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत को संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। अनुच्छेद 7 में 7 सेवा शर्तें अपने याद करा था, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तों उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगर सेवानिवृत्त हो जाते हो कहीं भी वो वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 125 न्यायाधीश के वेतन आदि। 125 इसमें वेतन भत्तों व पेंशन उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्तों का निर्धारण संसद तय करती है। कौन करती है? संसद तय करती है। इनके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। इनका वेतन भत्तों का अनुसूची 2 में वर्णन है। नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीश के वेतन भत्तों पर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये मासिक है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये मासिक है। वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इस चीज़ को अपना ध्यान रखें, अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक समान वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के कौन अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो 7, अभी वर्तमान कितने हैं? 33 प्लस 1 है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक समान वेतन मिलता है। कितना होता है? वो 2,50,000। पेंशन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल के अंतिम भाग के वेतन का 50% पेंशन मिलती है। ध्यान रखना है, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उनके उस वक्त कार्यकाल के अंतिम भाग जितनी तनख्वाह होती है ना, उसका आधा उनको पेंशन रूप में मिलती है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख है। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो उनकी जगह कार्यकारी कौन मुख्य न्यायाधीश बनता है, तो उसकी नियुक्ति के बारे में है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में? 126 में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश, इसको एक बार देखें। इसमें तदर्थ का एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर की जाती है, ये ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही की जाती है। जब उच्चतम न्यायालय में कोरम यानी गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकी किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने हेतु तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यानी एक्स्ट्रा न्यायाधीश ऐसे कह सकते हो ना। तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारियां, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वे उक्त न्यायाधीश के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। योग्यता तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उन्हीं की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तदर्थ न्यायाधीश वही बनेंगे जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की उनके पास में योग्यता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, इस चीज़ को अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीश को कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं जबकि अपर न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तदर्थ न्यायाधीश उच्चतम व उच्च न्यायालय में भी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, तदर्थ न्यायाधीश ओनली उच्चतम न्यायालय में और अपर न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। 128 में उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। इसमें उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्ति का उल्लेख है। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या कम होती है तथा मुकदमे संख्या बढ़ जाती है, इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से
पूर्व सहमति लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन 128 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख न्यायालय, इसमें उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख, यहाँ अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में लिखे जाते हैं। ये ध्यान रखना, कहते हैं ना अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है, उनके निर्णय रिकॉर्ड रूप में लिखे जाते हैं ताकि अदृश्य न्यायालयों के काम आ सके, ताकि उनके जो अदृश्य उनके अंडर में न्यायालय होता है ना, वो भी अगर उसी प्रकार का अगर कोई मैटर आ जाए तो उसी अनुसार वो निर्णय दे सके। अर्थात इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय का में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर 6 माह की सजा या 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है। उच्चतम उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, ये ध्यान रखना है। 129 के तहत तो उच्चतम एक अभिलेख न्यायालय हो गया और उच्च न्यायालय 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत कौन है, तो इस प्रकार ये सब पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखना, 215 में तो गया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 129 में। 1961 में गठित एक सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया। संविधान में सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया, जबकि संसद में ने इसके लिए अलग से न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है। ये ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारण कौन से है, 130 में। ये न्यायालय का स्थान कौन सा होना चाहिए, अनुच्छेद 130 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर या स्थान में अधिष्ठित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। ये ध्यान रखना है। ऐसे स्थान पर होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही नियुक्त करे, वहाँ पर हो सकता है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। अब तक 2 बार उच्चतम न्यायालय का स्थान परिवर्तित किया गया, एक तो 1950 में हैदराबाद और 1954 में श्रीनगर। तो ये ध्यान रखना है। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, इसमें उच्चतम न्यायालय की मूल प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख है। इसमें उच्चतम न्यायालय की समीपवर्ती अधिकारिता का उल्लेख है। मूल अधिकारिता ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है, वे उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में आते हैं। तो यानी इनका अधिकार क्षेत्र में ओनली वही, उसके बारे में वही सुनते हैं। कौन कौन से मामले, देखो, भारत सरकार और किसी अन्य राज्य, किसी राज्य या राज्यों के मध्य विवाद, तो उसका डिसीजन कौन देगा, ओनली उच्चतम न्यायालय। भारत सरकार कुछ राज्य अथवा अन्य राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तो वो निर्णय कौन देगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट। देहाती बिंदु, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद भी उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई मुद्दा विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, तो वह भी किसके क्षेत्र में आते हैं, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। निम्न मामले उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में नहीं आते, जैसे संविधान के लागू होने से पूर्व के मामले, क्योंकि संविधान के बाद में ये आया था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ये ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर नदी जल विवाद है ना, तो इसके मूल अधिकारिता में नहीं आएंगे। वित्त आयोग के संदर्भ में मामले, केंद्र राज्यों के बीच कुछ खर्च पेंशन का समझौता, केंद्र राज्यों के बीच वाणिज्य प्रकृति संबंधी विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के नुकसान की भरपाई। समीपवर्ती अधिकारिता, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी कर सकता है, वे उसके समीपवर्ती अधिकारिता में आते हैं, जैसे मूल अधिकार संबंधी मामले। अंतिम अपीलीय उच्चतम न्यायालय होता है, ये अपने शुरुआत में पढ़ लिया था। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की अपील 132 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में दीवानी, है ना, संवैधानिक मामले तो 132 में, और दीवानी यानी सिविल मामलों को 133 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में आपराधिक फौजदारी मामलों का अपील 134 में किया गया। और संवैधानिक तो 132 में हो गया, और दीवानी किस में हो गया, 33 में। याद रखने के लिए 3 13 दीवानी हो गई, और 1 3 4 में फौजदारी। उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील का उल्लेख अनुच्छेद 136 में किया गया है। अनुच्छेद 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील लो में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता, ये इतना कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। और 133 में उच्च न्यायालय में सिविल विषयों में विशेष संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। 134 बड़ा दांडी की, है ना, फौजदारी वाले, है ना। और 133 अपन कौन सा पढ़ा था, दीवानी मामले को सुनने का अधिकार इनको। 134 ए में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। 136 में क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन।
या ये हो सकता है 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी की वर्दी, है ना, अधिकारों में वर्दी किस प्रकार हो जाती है। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। इतना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इनको जल्दी ले रहा हूँ। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। इसमें उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति को उल्लेख है, ये पूछ लिया जाता है अनुषंगिक शक्तियों को लेकर अनुच्छेद कौन से में, तो अनुच्छेद 140 में। संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो संवैधानिक उपबंधों में से किसी से असंगत न हो। 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। उच्चतम न्यायालय अगर कोई विधि बनाता है तो सब उसके अधीनस्थ न्यायालयों को वो मानना बाध्यकारी होगा। 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। इसमें उच्च न्यायालयों के आदेशों का परिवर्तन करने का उल्लेख है। सबसे इंपॉर्टेंट है 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति कनाडा से ली गई है। ये ध्यान रखना, कहाँ से ली गई है, कनाडा से। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो, राष्ट्रपति के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दी जाती है। राष्ट्रपति एक बार में कितने भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यदि 1950 से पूर्व के मामले राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। अगर 1950 से पूर्व के है ना, क्या पूर्व के मामले पर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। 1950 के बाद मामले में राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना, 1950 से पूर्व अगर कोई मामले है तो देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना। 145 न्यायालय के नियम आदि न्यायालय के नियम क्या किया, 145 दे रखे हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का नियम बना सकेगा। ये तो किस में अनुच्छेद 145 में। 145(2) में इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे। ये तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार ये देख लो मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है। 11 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले 3 जजों की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर है। खंडपीठों के आवंटन का अधिकार केवल प्रधान न्यायाधीश का है। ये भी कहा कि प्रधान न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक पद है जिसके अधिकार में बदलाव नहीं किया जा सकता। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्पित आवेदन पर साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कोई लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए वो, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती सिवाय उन्हें उनके पद हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित। संविधान ही यह अधिनियमित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये अपने इसके बारे में पहले पढ़ लिया। और 147 में इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो एग्जाम दृष्टि से देखो क्या क्या महत्वपूर्ण है, इनको एक बार अपना अच्छे से देखते हैं। भारत के प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थे, कार्नेलिया सोराबजी। भारत के 11 मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्य न्यायाधीश वे अल्पसंख्यक मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। तो यह ध्यान रखना, 11 मुख्य न्यायाधीश थे, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे 11वें और उपराष्ट्रपति भी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में है जो 4 व्यक्ति न्यायाधीश बने थे, एक तो बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन और दलवीर भंडारी। हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार उल्लेख तो है लेकिन इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिक विधेयक का मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी अनुशंसा की थी। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला विवाद में सुनवाई करते हुए सीबीआई को पिंजराबंद तोता कहा है। ये ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को क्या कहा था, पिंजराबंद तोता। कोयला आवंटन
घोटाला विवाद की सुनवाई करते हुए। 6 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 का असंवैधानिक घोषित करते हुए समलैंगिकता को वैध घोषित किया था। माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन उच्चतम न्यायालय का दौरा स्वरूप बताते हैं। एक सिविल संस्था, एक लोक संस्था। उपेंद्र बख्शी ने कहा कि भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम व उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसको ध्यान रखना है। जितने भी कार्य होते हैं ना अनुच्छेद 348 में, आपने देखा होगा कि जितने भी जज होते हैं वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में आपस में बात करते हैं। तो वो कितने कार्य अनुच्छेद 348 के अनुसार ये वर्णन किया गया है संविधान में। इस प्रकार ये अपने आज की क्लास थी जो भारतीय उच्चतम न्यायालय के है ना संदर्भ में थी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।